हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th में जो स्टेम डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो स्टेम डोमेन में मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी हम स्टडी करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी नोट्स होने चाहिए, वो मैं सब आपके सामने अभी के अभी डिस्कस करूंगा। सो एक दो दिन में आपका एग्जाम है तो उसी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है अब। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन है, सो प्लीज डोंट मिस इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4, दैट इज लाइव प्रोसेसेस। लाइव प्रोसेसेस क्या होता है? पहले मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ एक, सो दैट आई कैन हाईलाइट द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस पेज। Okay, so first of all we have live processes. Live processes is continuously perform द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चलता रहता है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये चीजें कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, ये आप रोक नहीं सकते इन चीजों को। तो इसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। दिस प्रोसेसेस, डाइजेशन एक प्रोसेस है, खाना आपके मुंह में डालने से लेके जो आप एक्सक्रीट करते हो, सांस लेने से लेके ब्रेक डाउन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, एनर्जी बनने तक, रेस्पिरेशन पूरा एक प्रोसेस है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। नाउ वी हैव न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग nutrients from the environment is called nutrition. And there are two types of nutrition: autotrophic and heterotrophic. So first of all let's talk about autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इस ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये इसका सिंथेसिस मीन्स बनना। तो ये इसका सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, इसके द्वारा ये फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, इसको आप एक बारी ध्यान से, एक बारी नहीं कम से कम आप 3 बारी लिख लो, इसको याद कर लो आप। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होता है, जो CO2 है उसके 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, पानी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, देन क्लोरोफिल सनलाइट के साथ के प्रेजेंस में, देन जो आपका वो प्रोडक्ट निकल के आता है वो C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन ऐसे निकलता है यहाँ से इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो आप इसको 3 बारी कम से कम लिखें, सो दैट आपको ठीक तरीके से याद हो जाए। क्योंकि आपके जो MCQ के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये कई ऊपर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन पूछ रखा होगा और नीचे जो ऑप्शन होंगे उसमें एक आध चीज मिसिंग होगी, तो आप उस चीज को पकड़ पाओगे। जब तक आप 2-3 बारी लिख न लो आप पकड़ नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ आपको कि 1-2 बारी आप लिख लें, इसे एटलीस्ट 3 बारी तो लिख लें। नाउ, two phases of photosynthesis. There are actually two phases of photosynthesis. First is light and then dark reaction. दो दो रिएक्शन होते हैं। अब हम ये लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में देखते हैं। अब ये लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। लाइट रिएक्शन में ये ऑब्वियसली दिन में परफॉर्म किया जाता है, ये रिएक्शन दिन में होता है और उस टाइम पे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। H2O स्प्लिट इनटू H2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर है उसको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ATP एंड NADPH2 सिंथेसाइज्ड। ये जो ATP है और NADPH2 ये सिंथेसाइज होता है। एंड देन वी हैव डार्क रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। तो डार्क रिएक्शन ऑब्वियसली रात के टाइम पे, अक्सर आपको कहा जाता होगा कि रात के टाइम पे पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि भूत आता है एंड मेनी स्टोरीज लाइक दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भूत भूत का। वो जो रात में जो
डार्क रिएक्शन होता है पेड़ों के अंदर, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो। तो ऑब्वियसली आप रात में पेड़ के नीचे सोओगे तो आपके पास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, जो कि आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए वो सारी स्टोरीज बनाई जाती थी गांव के लोगों के लिए। तो अभी आपको इसके पीछे की साइंस पता चल गई, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव इन दिस चैप्टर इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। जनरली डिराइव एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, सनलाइट की हेल्प लेके, ऑक्सीजन की हेल्प लेके, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेके, वाटर की हेल्प लेके। और ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये जनरली डिराइव एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस, मेनली ऑफ थ्री टाइप्स: होलोजोइक, पैरासाइट एंड सेप्रोफिटिक। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं: हेलोजोइक, पैरासिटिक एंड द सेप्रोफिटिक। सो डाइजेशन इनके अंदर कैसे होता है: मैकेनिकल एंड केमिकल रिडक्शन ऑफ इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आप ये पार्ट्स एक बारी एक नजर मार लो इसके ऊपर। वैसे तो बहुत कम चांस है इसके ऐसे ये सब आने के, लेकिन आप एक बारी नजर मार लो। यहाँ से माउथ, टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन कौन से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज कहाँ पे होता है, स्टमक कहाँ पे है, एनस कहाँ पे है, ये सब आप एक बारी नजर मार लो। एक्सेसरीज ऑर्गन, पैनक्रियाज एंड लिवर। एंड देन वी हैव respiration. So in this respiration, okay, let's see what exactly has happened. I think I have okay, enzymatically controlled energy. So in this respiration, we have enzymatically controlled energy release from the breakdown of organic substances. जो respiration है एंजाइम्स के कंट्रोल्ड में, मतलब कि जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है एंजाइम के थ्रू। एंजाइम्स इज अ काइंड ऑफ थिंग, you can call it a kind of a liquid and or some kind of substance which are used in the breakdown of the food particles in order to extract energy from that. So जो रेस्पिरेशन है ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खाते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration that happens. The first is aerobic and the second is anaerobic. So let's first talk about the aerobic respiration, right? Oxidation of food materials with help of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली इट यील्ड्स 36 एटीपी एंड द फर्स्ट स्टेप इज, ये आई थिंक ये जो स्टेप्स हैं ये आपके अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो खामखा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने आपको बस ये आपको पता होना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की हेल्प लेके फूड को ब्रेक डाउन करता है एंड इट यील्ड्स 36 एटीपी। दैट्स इट, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में इतना ही। एंड लेट्स मूव टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। फालतू के ये जो स्टेप्स हैं ये कुछ ज्यादा ही डीप चले जाते हैं, तो ये फिलहाल आपको आपके इस एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें कि फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, तो हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इट अकर्स इन काइंड ऑफ ईस्ट के अंदर होता है। हमारी जो दही जमती है उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इस प्रोसेस में एसिड
एसिड प्रोड्यूस होता है। एंड वी हैव अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स है, यहाँ से गैस जो भी हम हवा लेते हैं वो अंदर लेते हैं। फिर ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स को जाता है। लैरिंग्स वही है आवाज वाली जो बॉक्स बॉक्स होती है, वॉइस बॉक्स। देन वी हैव ट्रेकिया के थ्रू, इस पार्ट को हम ट्रेकिया कहते हैं। देन वी हैव ब्रोंकस, लीवर के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को ब्रोंकस कहते हैं। एंड देन वी हैव लेफ्ट लंग एंड देन राइट लंग्स, यहाँ से ब्लड में बाइंड हो जाती है वो ऑक्सीजन। एंड देन वो हम उसके बाद फिर नीचे जो हार्ट होता है इसके अंदर, यहाँ पे उसके अंदर ट्रांसफर होता है और फिर हार्ट हमारा पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। दैट्स हाउ द रेस्पिरेशन वर्क। एंड नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारी जो अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि खाना, पानी, एनर्जी, खून, कोई भी चीज हम लेते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से वर्क करती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो देखते हैं। लिक्विड मीडियम इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड, लिम्फ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर red blood cell, white blood cell, platelets and plasma. There are 4 components of blood, that is RBCs, WBCs, platelets and plasma. And after that we have 2 types of blood vessels found in our body. First is arteries and then second we have veins. तो 2 तरीके के blood vessels होते हैं हमारी बॉडी में, arteries और veins. Arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. ये जो pulmonary artery है, इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स इज एक्चुअली काइंड ऑफ, यू कैन कॉल इट अ पाइप। ये एक पाइपलाइन है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको 2 तरीके के पाइपलाइन है, एक खून ले जाने वाला, एक खून लाने वाला। खून ले जाने वाले को हम आर्टरीज कहते हैं, खून वापस लाने वाले को वेन्स कहते हैं। ये मैंने आपको आम भाषा में बता दिया। तो आर्टरीज जो होती हैं ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑब्वियसली जो दिल से हमारा पंप, देखो मैं आपको अभी आम भाषा में बता देता हूँ। जो आर्टरीज होती हैं ये दिल से निकल के पूरी बॉडी में जाती है। दिल से निकल के मतलब यानी कि इसके अंदर जो ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं। ऊपर ऊपर लंग से जो हवा आया है, फ्रेश एयर आया है, उसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड करके फिर ये पूरी बॉडी में पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, तो पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर कर देता है आर्टरीज के थ्रू। और फिर पूरी बॉडी में से वीन्स के थ्रू हार्ट के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है उसको हम वीन्स कहते हैं। इस पाइप को हम वीन्स कहते हैं जो हार्ट के अंदर आती है, और जो हार्ट से बाहर ले जाती है उसको हम आर्टरीज कहते हैं। तो इसके अंदर एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शनल केस भी है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये इसको हार्ट से कनेक्ट करती है, हार्ट को इससे, व्हाट इट इज कॉल्ड, लंग्स। सो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये यहाँ से हार्ट को लंग से कनेक्ट करती है। And then we have human heart divided into 4 chambers: right auricle, right ventricle and left auricle and then left ventricle. तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास आपके एग्जाम में कि देर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे नीचे आपके ऑप्शन होंगे, आपको सही से टिक करना पड़ेगा। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट ऑरिकल एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड। ये जो ब्लू कलर के जितने भी है ना, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एंड जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होते हैं दे रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम। सो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर, तो ऑब्वियसली किसी भी पेड़ को खाना और पानी की जरूरत पड़ती है। तो खाना पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम का,
पानी पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। सो इस एग्जाम में इतना ही इम्पोर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, तो ये आपके पास, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो जाइलम, एंड देन फ्लोएम फूड फॉर फी, एफ फॉर फूड, एंड देन फ्लोएम। आप इस तरीके से ऐसे रिलेट कर सकते हो। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीशन प्रोसेस। Excretion is something we can call which involves removal of harmful metabolic waste from the body। जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। एंड this is a very beautiful diagram. We have excretory system. So we have, if you can clearly see here, left renal arteries, left renal veins, left kidney, aorta, then vena cava, left ureter, and urinary bladder and urethra. So where it is, we saw that excretory system in our body. Nitrogenous waste such as urea and uric acid are removed, and nephron, basic filtration unit is called nephron. And next we have chapter number 5, that is control and coordination। अगर आप अभी स्टेम डोमेन में हो और आप मेडिकल डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हो, मेडिकल स्ट्रीम में आगे पढ़ना चाहते हो, आपने जो सेलेक्ट किया है वो मेडिकल सेलेक्ट किया है, तो चैप्टर 4 जो मैंने अभी बताया ऊपर और ये चैप्टर 5 ये सब आपके लिए है। अगर आपने पीसीएम सेलेक्ट किया है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, देन आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आपके लिए वीडियो अभी थोड़ी देर में ही आने वाली है, तो आप थोड़ी देर बाद चेक कर सकते हो चैनल पे, क्योंकि आपके लिए भी मैं बना रहा हूँ वीडियो। अभी ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 5, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is working together of various integrated body system in response to changes in body for maintenance of bodily function। जो बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उनके अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो उनकी वो जो एक साथ वर्क करते हैं उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, conduct messages in the form of impulses। Synapse is a small gap between axon of one neuron and dendrites of the next neuron। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, जो हमारे, जैसे हमारी बॉडी है, मस्कुलर टिश्यूज अलग होते हैं, मसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के बने होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि जो नर्वस सिस्टम, हमारी जो नसें होती हैं वो न्यूरॉन्स की बनी होती है। उसमें आर्म सेल्स नहीं होते, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। सो ये जो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होते हैं, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इसको हम साइनेप्स कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर द नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉल्यूंटरी एक्शन, इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो आप। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? Automated action in response to stimulus, responsible due to quick detection of by sensory receptor and the resultant movement of muscles। Reflex arc situated in the spinal cord। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेते हैं खुद से, ये पॉसिबल ड्यू टू क्विक डिटेक्शन बाय सेंसर। फॉर एग्जांपल आपका मतलब कि हाथ है वो, अगर आप ऐसे बैठे हो और किसी ने आपके हाथ पे पीछे से टूटी काट ली, तो आप एकदम से ऐसे हाथ हटाओगे, तो आप जानबूझ के नहीं करोगे। आपको जैसे ही पता चलेगा आपके शरीर को कि आपको कहीं से चोट लग रहा है, तो आप तुरंत के तुरंत खुद से ही एक्शन ले लोगे, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। वॉल्यूंटरी एक्शन, एक्शन सच एज राइटिंग, टॉकिंग एटसेट्रा दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बॉडी, जो हम सोच समझ के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हो और देखते देखते फिर आप कौन सी वीडियो देखना है कौन सी नहीं देखनी है आपको, ये आपके हाथ में होता है। आप खुद से सेलेक्ट करते हो, चलना आपको यहाँ से चल के कहीं जाना है, कहीं स्कूल जाना है, तो ये आपका वॉल्यूंटरी एक्शन है।
ये आप सोच समझ के चलोगे, सामने गाड़ी देख के चलोगे, इधर लेफ्ट लेना है राइट लेना है, तो ये सारे वॉल्यूंटरी एक्शन है जो कि आपके कंट्रोल के अंदर है। कोई चीज लिखना आपके कंट्रोल के हाथ कंट्रोल में है कि आप क्या लिखना चाहते हो। इनवॉल्यूंटरी एक्शन एक्शन सच एज ब्रीदिंग, डाइजेशन, आप सांस तो जानबूझ के नहीं ले रहे, सांस तो अपने आप ही लिया जा रहा है। डाइजेशन, पेट में आपने जो खाना खाया है वो अब तो जानबूझ के नहीं पचा रहे, वो आपने खा लिया और वो अपने आप ही पच रहा है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं, ये एक्शंस होते हैं, इनको हम इनवॉल्यूंटरी एक्शन कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो आई होप आपको इन तीनों में अंतर समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्स एक्शन जो कि एकदम से हो जाता है, जैसे कि ऐसे आपके सामने कोई चीज आ जाती है, आपका आंख बंद हो जाता है, तो वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि राइटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सारे कंट्रोल के अंदर जो आते हैं वो वॉलेंट्री एक्शन हो गए। इनवॉलेंट्री जो कि अपने आप ही होता रहता है, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, दैट आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। नाउ, पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। Human nervous system divided into central nervous system CNS, peripheral nervous system that is PNS, and CNS consists of द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है पूरी बॉडी की, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं हम, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस जो होती है ये कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, बस दो ही चीज होते हैं इसमें। एंड पीएनएस कंसिस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कनेक्ट सीएनएस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। The brain, spinal cord, and nerves are the very important part of the nervous system. So we have very beautiful diagram of brain, cerebrum, cranium, that is skull, midbrain, spinal cord, cerebellum। तो इनके नाम में आप कंफ्यूज मत होना, एक दो बारी डायग्राम बनाओ, अपने आप ही समझ आ जाएगा। सेरेब्रम और सेरेबलम, सेरेबलम नीचे होता है, सेरेब्रम ऊपर होता है। फोर ब्रेन ये पूरा हो गया। हाइपोथैलेमस इज दिस is found in here, and pituitary gland, हमने ये pituitary gland which is also called the master gland of our body, pons, medulla, and this is called hindbrain. ह्यूमन ब्रेन इज क्लासिफाइड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तीन पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होते हैं। मिड ब्रेन, एंड देन वी हैव हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला एंड सेरेबलम। ट्रॉपिक मूवमेंट, directional movement of a specific part of the plant in response to an external stimulus is called ट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? रिस्पॉन्स, किसी भी लाइट को रिस्पॉन्स देने को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी, जो प्लांट्स होती हैं इनके इनके अंदर कई बार आपने देखा होगा, जो लता होती है, लता जानते हो ना, लता मंगेशकर नहीं, जो लताएं होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जो जमीन पे ही चौड़े हो जाते हैं, जमीन को घेर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिस तरफ पानी होगा उस पानी की तरफ बढ़ेंगे। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसको आप टच करोगे तो उसमें मूवमेंट होती है। अपने पिक्चर प्लांट के बारे में सुना होगा। और फिर अ, जो कि हेट्रोजीनियस होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। तो कई तरह के उसके बारे में देखते हैं। फोटोट्रॉपिज्म वो होते हैं जो कि लाइट की तरफ, जिस तरफ भी लाइट आ रही होगी, सूरज, इसका एक अच्छा एग्जांपल है सूर्यमुखी का पौधा, जिस तरफ भी लाइट आ रही होगी उस तरफ को ही उसका ग्रोथ होगा, उस तरफ को ही मूवमेंट करेंगे ये। जियोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। जो जियोट्रॉपिज्म होते हैं ये जमीन पे ही ज्यादातर फैलते हैं, इसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिस तरफ भी वाटर के रिसोर्स मिलेंगे इसको उस तरफ को ही ज्यादातर ग्रोथ होगी। केमोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टू केमिकल, जिस तरफ को इसको डिजायर्ड केमिकल मिलेगा उसको हम सॉरी गाइस, उसको हम केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। एंड देन वी हैव थिग्मोट्रॉपिज्म which actually responds to any touch. Next, we have chemical coordination in animals, carried out with the help of hormones.
जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल में, ये हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, carried out with the help of hormones. Hormones are secreted by endocrine glands such as pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, etc. And let's see कौन सा next chapter है हमारा. How do organism reproduce is the next chapter. How do organism reproduce? So थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ. How do organism reproduce, right? Okay. हेरिडिटी एंड रेवोल्यूशन मिल गया, तो ये भी आपका चैप्टर है. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. किसी भी चीज को एक्वायर करना है हेरिडिटी में, इसको हम, जैसे कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, कोई भी ट्रेट होता है अपने पेरेंट्स से उसके बच्चे में जाता है, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. वेरिएशंस, difference among individual of a specific species and also among offspring of same parents. Variation are of two types: heritable, non-heritable. Basis of heredity, each trait is influenced by both maternal and paternal DNA. मेंडल्स वर्क, आप इसको, ये जो मेंडल्स वर्क है, आप इसको एक बारी, बस ज्यादा नहीं, बस एक बारी आप इसको रीड आउट कर लो वीडियो को पॉज करके, सो दैट आप इसको ठीक तरीके से ग्रास्प कर पाओ. मैं आपको एक एक लाइन समझा नहीं सकता क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, लेकिन आप इसको वीडियो पॉज करके आप एक बार रीड आउट कर लो. सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके क्या क्या कंक्लूजन थे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. And next we have heredity at cellular level. DNA associates with protein to form chromosome. जो DNA होता है, ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट करके क्रोमोसोम बनाते हैं. Every somatic body cell of the human body has 23 pairs, that is 46 of the chromosomes. जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते ही होते हैं. ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, उसके अंदर अब ये 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं. First 22 pairs of the chromosome that do not determine the sex of an individual, that is autosomes. इसके अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो बच्चा होने वाला होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, 1 मुंह, 2 पैर है, ये चीजें तो होंगे ही होंगे. बाकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है. एंड द लास्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंटेड एज X and Y, which actually if there is X and X, females have 2 X chromosome, that is X and X, and then we have male have 1 X and 1 Y chromosome. Okay, I hope I'm clear with all these things. Now next we have sex determination in humans के अंदर कैसे sex determine होता है. Gametes receive half of the chromosomes. जो gametes होते हैं उसमें half chromosome receive करते हैं वो. Male gamete have 22 autosomes, either X और Y. 22 autosomes हो गया, और या तो X या Y, यानी कि 23 chromosome, 23 क्या आ गए क्रोमोसोम्स, 20 मतलब कि 22 ऑटोसोम्स आ गए और एक X या फिर Y सेक्स क्रोमोसोम आया. एंड मेल गैमेट कैन हैव 22 प्लस X और 22 प्लस Y. Female gamete can only be formed, can be only one type, that is 22 plus X. 22 plus X. Sex of the baby is determined by the type of male gamete, X or Y, that fuses with the female gamete, right? Now next we have evolution. Evolution क्या होता है? Changes in the inherited trait from one generation to the next in a species is called evolution. मतलब कि जो भी एक जो पेरेंट होता है और जो पेरेंट है
और जो चाइल्ड है इसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ गई, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई चेंज आता है उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। जो इसके अंदर वेरिएशन आ जाता है उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। स्पेशिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लो। स्पेशिएशन क्या होता है? ऊपर आपके जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज इज कॉल्ड, और नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा, उसमें से एक स्पेशिएशन होगा। अगर आपको पता होगा कि स्पेशिएशन क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज, तो आप स्पेशिएशन पे टिक मार दोगे, वरना आप कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। कॉजेज ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है, इसके एक्चुअली 1 2 3 4 कॉजेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन, a process that results in an increased survival and reproductive success of individuals that are well adjusted to the environment. So it is natural selection. इसको आप एक बार रीड आउट करो। Genetic drift, accidental change in the frequency of genes in a small population is called genetic drift. Acquired trait, a trait that an individual experiences during his lifetime involves changes in the non-productive tissues, cannot be passed to the progeny. And after that we have inherited traits, distinguishing qualities or characteristic that one acquires from ancestor, involve changes in DNA transmitted to progeny. And after that we have evolutionary relationship. Homologous organs, analogous organs क्या होते हैं? Homologous organ वो होते हैं similar in origin but perform different functions. For example, forelimbs in human and wings in birds. जो ह्यूमंस के अंदर जो फोरलिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, और पेड़ जो पक्षी होते हैं उनके अंदर जो विंग्स होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर हैं, ये किस काम आते हैं? चलने फिरने के काम आते हैं। पैर, हाथ पैर, हाथ हमारे कुछ किसी चीज को पकड़ने के काम आते हैं, हम किसी हाथ से लिख सकते हैं, किसी चीज को पकड़ सकते हैं, इस काम आते हैं। लेकिन जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के अंदर, वो किसी चीज को पकड़ने के काम नहीं आते, वो उड़ने के काम आते हैं। हमारे हाथ उड़ने के काम नहीं आते। तो मतलब कि है तो वो हाथ ही, हाथ वो है तो वो हाथ ही, लेकिन काम उनका फंक्शन अलग हो जाता है, तो हम उसे होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। एंड देन वी हैव एनालोगस ऑर्गन, डिफरेंट ऑरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, बेंड्स ऑफ द बर्ड्स एंड बैट्स। फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वंस एक्जिस्टेड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड फॉसिल्स। प्लेनोटोज, यार ये जो है ना, कुछ बहुत ही डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाता है इनका। प्लेनोटोलॉजी, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड फॉसिल्स। आपने कभी, आई डोंट थिंक मैं भी किसी से मिला हूँ जिसे, जो कि प्लेनोटोलॉजी, ये काइंड ऑफ जैसे बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये तो सुना होगा आपने। उसी तरीके से ये एक और सब्जेक्ट है प्लेनोटोलॉजी। इसके अंदर ये एक ऐसा साइंस है जो कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स करते हैं। तो आप इसको बस एक बार दिमाग में रख लो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन प्रेजेंट इन द रिड्यूस्ड फॉर्म हैविंग नो फंक्शन इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि पहले तो विकसित थे, लेकिन अब वो रिड्यूस हो गए हैं, अब उनका कोई काम नहीं रह गया है, उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग होमो सेपियन इवॉल्व फ्रॉम द प्राइमेट ऑफ अफ्रीका। एंड next chapter we have is how do organism reproduce. Okay, so let's see, we have the next chapter, that is how do organism reproduce. Reproduction क्या होता है? Biological process by which a living organism produces an offspring similar to itself. जो अपने जैसे offspring को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के थ्रू जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो पास आउट की जाती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज अ जेनेटिक मटेरियल
फाउंड इन क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। उसमें से जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सेक्स डिटरमिन करता है। जो बाकी के 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, उसके अंदर बाकी की लाइक कैसा रंग रहने वाला है, आंखों का कलर क्या रहने वाला है, उसकी हाइट कितनी जानी है नेचुरली, और हाथ कितने होंगे, ये सब, ये सारी इंफॉर्मेशन उस 22 ऑटोसोम्स में बंद होती है। तो और जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। Two types of reproduction, that is sexual and asexual reproduction. Asexual reproduction is something that we can call modes of asexual reproduction. We have binary fission and evolves the cell division or splitting. जो amoeba होता है इसके अंदर binary fission होता है। And then we have leishmania, इसके अंदर देखो किस तरीके से binary fission हो रहा है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम होता है, ये मल्टीपल एकदम से बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं इसके, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन होता है, एक बारी में बहुत सारे ऑस्प्रिंग। एंड देन वी हैव फ्रेगमेंटेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर फाउंड फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट, दैट इज लीचेस, लीचेंस के अंदर होता है ये। रीजेनरेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म आर फाउंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, दैट इज प्लेनेरिया के अंदर, उसकी बॉडी से ही निकलता है। जैसे कि ये देखो 3 टुकड़ों में कैसे बट गया। तो अब डायग्रामेटिकली आप ठीक तरीके से इसको देखें, अमीबा किस तरीके से होता है, लिशमेनिया किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, प्लाज्मोडियम किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, एंड रीजनरेशन होता है। तो जो प्लेनेरिया होता है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है रीजनरेशन के थ्रू। बडिंग, ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा के अंदर कैसे किस तरीके से बडिंग होता है। न्यू इंडिविजुअल फॉर्म प्रोस्ट्यूशन कॉल्ड बर्ड्स। Vegetative propagation, new plants are formed from the vegetative part, that is bryophyllum. And we have then spore formation, large number of spores produced in sporangia, that is rhizopus। कुछ ज्यादा ही एडवांस है ये, इस एग्जाम में इतना ज्यादा एडवांस नहीं आएगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि ऑब्वियसली 2 पेरेंट्स रिक्वायर करते हैं, एक मेल और एक फीमेल, क्योंकि मेल से मेल गैमेट चाहिए उन्हें और फीमेल से फीमेल गैमेट रिप्रोडक्शन के लिए। इट अलाउज मोर वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट होता है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल, पिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसके डायग्राम को 1-2 बारी और देख लो। जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है कार्पेल, एंड देन वी हैव स्टेमन, पेटल जो होते हैं, ये कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर is called petal, and then we have the green part of that flower is called sepal. जो stamen होता है male reproductive part of the flower and consist of anther and filament। जो stamen होते हैं ये male part होता है, ये male part है, और ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। Carpels are female reproductive part of the flower and consist of style, stigma and ovary. Bisexual flowers, both stamen and carpel are present. Hibiscus यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, बोथ स्टेमन एंड कार्पल होता है उस प्लांट के अंदर। तो हिबिस्कस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड देन वी हैव सम यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट इज ईदर स्टेमन और कार्पल इज प्रेजेंट इन देम, दैट इज कॉर्न। जो भुट्टा खाया आपने, जो भुट्टा होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसके अंदर। पोलन रिलीज फ्रॉम द बर्स्टिंग ऑफ एंथर व्हिच कंटेन्स द मेल गैमेट। Each ovule contains 1 egg cell or female gamete. Pollination क्या होता है? Transfer of pollen from the anther of one। जो pollination होता है ये एक important topic है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको लिख लो pollination को। Pollination is something you can call is transfer of pollen from the anther of one flower to stigma of the same or different flower is called pollination।
और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, इट्स इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन, process of fusion of male and female gamete is called fertilization, and after fertilization zygote is formed. Zygote is equals to embryo, ovule equals seed, ovary equals fruit. यानी कि जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है. ये बताया गया है यहाँ पे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. Puberty, a period of physical change by which a child's body becomes an adult's body and capable of reproduction is called puberty. ये जो puberty की एज होती है, इस पीरियड में जो फिजिकल चेंज आती है बॉडी के अंदर, किसी भी चाइल्ड की बॉडी के अंदर, और वो एडल्ट की बॉडी मिल जाती है उसको, मतलब धीरे धीरे एडल्ट वाली बॉडी बनने लग जाती है. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द एंड ऑफ दैट प्यूबर्टी एज, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं. सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, द बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. बॉडी के अंदर और भी कई सारी चेंजेस आती हैं, उसको हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जो बॉयज होते हैं उनके चेहरे पे बियर्ड एंड मुस्टैक्स आने लग जाती है, और जो गर्ल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगते हैं, जो जो हिप्स होते हैं उनका भी साइज बढ़ता है, जो बॉयज होते हैं उनके चेस्ट वाइडर होने लग जाती हैं. दीज आर सम ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? दे आर पेयर ऑफ टेस्टिस, vas deferens, prostate gland, seminal vessels, testis. Testis produces sperm and hormone testosterone. And after that we have sperm. What is sperm? Sperm contains male gametes. Female reproductive organ क्या होता है? Pair of ovaries होते हैं, pair of oviduct होते हैं, uterus and vagina. Ovaries contains thousands of eggs. Sperm enters the female body through the vagina. And fertilization, we have, what is fertilization? The process of fusion of the nucleus of the sperm with the ovum of to form a zygote is called fertilization. Fertilization का process is kind of important for your examination point of view. So अगर इसको भी आप लिख लें, the process of fusion of the nucleus of the sperm with the ovum to form a zygote is called fertilization. Zygote divided to form an embryo, embryo implanted in the uterus, and fetus develops inside the mother's body for 9 months. जो जाइगोट होते हैं वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं, और जो एम्ब्रियो होता है ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है. यूट्रस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये जो एम्ब्रियो होता है ये यूट्रस में चला जाता है, और ये यूट्रस और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप कर जाता है फीटस में. फीटस इज वेरी 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 टाइनी. बहुत छोटे बच्चों को हम फीटस कहते हैं, जो कि अभी डेवलप भी नहीं हुआ होता है. जो पेट के अंदर बहुत छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है, उसको हम फीटस कहते हैं. तो 9 महीने तक ये फीटस इस यूट्रस में ही रहता है. एंड देन वी हैव सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू हेल्प अवॉइड, किसी भी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं? दिस इंक्लूड नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड. And next chapter that you will get questions from in your examination from that chapter is environment. So इस चैप्टर से भी आपके, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. तो मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ, एनवायरमेंट चैप्टर को. Okay, so now we have the next chapter, that is chapter number 7, our environment. Environment क्या होता है? Environment is something natural surroundings and external condition of an organism is called environment, which include all the living and non-living factors that affect the organism. Organism क्या होते हैं? Organism is the basic unit of an ecological hierarchy. It can be unicellular such as amoeba and paramecium, or multicellular such as human.
animals, cows, dog, cat. These are all organism. Population, a group of individual for the same species inhabiting a given geographical area at a particular time and functioning as a unit. इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. पॉपुलेशन की डेफिनेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. वैसे तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है. पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इनहैबिटिंग अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया. फॉर एग्जांपल दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? दिल्ली के अंदर जो सेम स्पीशीज यानी कि दिल्ली के अंदर जो इंसानों की आबादी है वो कितनी है, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. एट पर्टिकुलर टाइम लाइक 2015 में दिल्ली की आबादी कितनी थी, तो it's kind of a population. Next we have community. It includes all the individual from different species living within a certain geographical area. It is called community. And then we have ecosystem. क्या होता है? Ecosystem includes both living and non-living component of an area. It is called ecosystem. The component of an ecosystem can be abiotic factor like light, temperature, water, air. It all कॉन्स्टिट्यूट टू द एबायोटिक फैक्टर. इसके अंदर बायो नहीं है, जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है इस फैक्टर के अंदर. लाइट के अंदर जीवन नहीं होता, टेम्परेचर के अंदर दे आर नॉन लिविंग थिंग. That's why they are abiotic factor of the ecosystem. And then we have some biotic factor, which is living organism like human, animals, plant, grass, trees. These are all biotic factors. And after that we have autotrophs, organism that can manufacture their own food from inorganic raw material, also known as a producer. These are autotroph. ये producer भी कहते हैं इनको. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. और example क्या होता है? Obviously plant and trees are autotrophs. And then we have heterotrophs. They cannot synthesize their own food. They are dependent on other organism like autotrophs. या फिर ये फॉर एग्जांपल हम जो ह्यूमंस हैं ये हम हेट्रोट्रॉप्स हैं. हम या तो किसी दूसरे जीव जंतु को खाते हैं, जैसे चिकन हो गया, मछली, अंडे, या फिर हम कोई प्लांट को ईट करते हैं. जो मतलब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? दे फीड ओनली ऑन प्लांट. फॉर एग्जांपल डियर, हॉर्स, शिप, हमारी जो गाय माता होती है, ये सारे हर्बीवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स कौन से होते हैं? दे ईट अदर एनिमल्स. फॉर एग्जांपल फ्रॉग, कैट, स्पाइडर, दे आर कार्निवोर्स. इसका एक अच्छा एग्जांपल शेर हो गया. शेर कभी भी घास या ट्रीज या सेब, केले नहीं खाते. वो कार्निवोर्स होते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं. ऑमनिवोर्स वो होते हैं, दे फीड बोथ ऑन प्लांट एंड एनिमल. फॉर एग्जांपल बियर, डंकी. और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने कुत्ता है. वो रोटी भी खा लेता है और ये अपना चिकन भी खा लेता है. डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? दे ऑब्टेन nutrients by breaking down remains of the dead plants and animals. It includes some bacteria and fungi. Functions of an ecosystem: productivity. Rate of production of an organic matter food by producer is called productivity. And decomposition is something you can call breakdown of organic matters or biomass with help of decomposers. जो फूड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम डीकम्पोजर्स का होता है. ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो डीकम्पोजिशन करते हैं. एंड एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है उसको हम देखते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है हमारे इकोसिस्टम में. ट्रॉफिक लेवल ऑफ द स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन. जो ट्रॉफिक लेवल होता है ये सबसे बेसिस होता है जो कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है. प्रोड्यूसर फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ये ट्रॉफिक लेवल ऐसे आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. एंड फर्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर. ऑब्वियसली ये प्लांट और ट्री प्रोड्यूसर होते हैं. ये खाने को एकदम फर्स्ट स्टेज पे प्रोड्यूस करते हैं. द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दे मैन्युफैक्चर फूड. ट्रॉफिक लेवल आर कनेक्टेड थ्रू फूड चेन्स. फूड चेन क्या होता है? अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय द नेक्स्ट मेंबर in the sequence. For example, plant
प्लांट को खाने वाले होते हैं ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, और स्नेक को खाने वाला ईगल। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं फूड चेन। ये पूरा एक चेन बना रहे हैं, ये फूड चेन। आप देखते हैं फूड वेब क्या होता है। फूड वेब इज एक्चुअली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है? Only 10% of the energy is transferred from a lower trophic level to a higher trophic level, which means that energy keeps on decreasing as one moves up different trophic level. For example, अगर आप जो मतलब कि जैसे कि ये प्लांट हो गया, ग्रास हॉपर ने प्लांट खाया, तो इस ये 10% ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद जो 90% होता है ये वापस हो जाता है। एंड मतलब कि 10% of the energy says that only 10% of the energy transfer from a lower trophic to higher। सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट और हार्मफुल केमिकल विथ ईच स्टेप ऑफ इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। एंड देन वी हैव ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन द एनवायरनमेंट। इंसानों का जो इन्फ्लुएंस है ये एनवायरनमेंट पे वो कैसा है? ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। ऑब्वियसली आपको ग्लोबल वार्मिंग पता ही होगा, इट इज एक्चुअली एवरेज जो अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर होती है वो इंक्रीज होती है डे बाई डे, सॉरी डे बाई डे भी कह लो, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअल इंक्रीज होती है। तो हम इसको मापते हैं यूजुअली 5-10 साल के बाद ही पता चलता है कि इतना इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो उसको हम धीरे धीरे, लेकिन ग्लोबल जो हमारी है ये वार्म हो रही है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। वी प्रोड्यूस अ large amount of greenhouse gases, and those greenhouse gases are carbon dioxide, CH4, O3, ozone, chlorofluorocarbons. These are some of the greenhouse gases which we produce on a large amount, and due to which the global warming happens. Ozone layer. What is ozone layer? The present ozone layer is present in the stratosphere, absorbs ultraviolet radiations. It gets depleted due to an increase in concentration of chlorine in the environment. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? इट इंक्लूड वेस्ट सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एटसेट्रा दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट इज आल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर एनवायरनमेंट। सो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको हम दो तरीके से, या तो हम केमिकली जिस तरीके से हमने उसको बनाया है उसको उसी तरीके से हम मशीनों के द्वारा, या फिर केमिकली उसको हम डिग्रेड कर दें, उसको ब्रेक डाउन कर दें, या फिर हम कोई रिसाइकलेबल गुड बनाए, सो दैट वी कैन कीप यूजिंग दोज गुड्स अगेन एंड अगेन। सो दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल केले के छिलके हो गए, और भी जो बायोटिकल चीजें होती हैं, उनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हमारी बॉडी भी एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो कि डिकम्पोजर्स, जो कीड़े मकोड़े लग के उसको खत्म कर सकते हैं, कुछ सालों में हमारी बॉडी भी खत्म हो जाएगी। And the last chapter that we will discuss in this video is chapter number 8, that is management of natural resources। इस चैप्टर से भी काफी सारे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप इस चैप्टर को भी हल्के में ना लें। Natural resources, these are the natural substances provided by nature that are considered economically important। Example are soil, air, water, etc। So these are natural resources। soil हमारा हो गया, air, water। You can also add one example here is sunlight is also natural resource that we have
3R प्रिंसिपल टू सेव एनवायरनमेंट। तो 3R होते हैं रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ये क्या होते हैं? रिड्यूस इज समथिंग यू कैन, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कम से कम यूज करें, फालतू में यूज ना करें, वेस्ट ना करें, सो दैट वी कैन use it for a long time. And some example is like repairing taps to check water leakage। अगर कहीं से water leak हो रही है तो हम उसको ठीक तरीके से उसको रिपेयर करवाएं, so that we can reduce consumption of those natural resources like water. And then we have recycle. It means to synthesize or extract useful material from waste. Example, we have plastic can be reused. For example, if you have if you purchase a water bottle from a shop and throw that water bottle, throw that plastic water bottle after just one use, then you are not so much aware about the environmental problems, because you must use that plastic bottle again and again for containing water. So the plastic things should be reused by recycling. And then we have paper, glass and metals can be extracted from the waste scrap. and और बहुत सारी businesses आजकल प्लास्टिक की बॉटल या फिर और भी जो पेपर होते हैं उसको रीयूज, रिसाइकल करके नए नए प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं। और हमें हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ऐसा ही करना चाहिए, so that we can preserve our environment. And then we have reuse. It means using a product again and again, as I told you earlier. Example, a plastic bottle containing jams can be used to store pulses in kitchen. Need to manage resources are in limited supply. We all know that कि हमारे जो पृथ्वी पे जो पीने वाला पानी है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। जो सॉइल्स हैं, जो सॉइल्स, नॉर्मली सॉइल्स नहीं होते, आप किसी भी सॉइल में जाके क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको एक फर्टाइल सॉइल चाहिए, एक ऐसा सॉइल चाहिए जिसमें कि प्रोडक्शन हो सके क्रॉप के। तो वो भी सॉइल हमारे पास बहुत कम है, तो हमें उसको लिमिटेड सप्लाई में उपलब्ध है हमारे पास, तो हमें उसे मैनेज करके ठीक तरीके से यूज करना चाहिए। ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो द डिमांड फॉर दिस रिसोर्सेज आर आल्सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. Management of resources should be done with a long term perspective, so that they can be exploited by the future generations as well. The damage caused to the environment while extracting resources should be reduced. And then we have types of the natural resources. There are many types of natural resources. Forests are biodiversity hotspot, as they are homes of the large number of plant, animal and microbes. And a stakeholder in forest resources, the tribal people living inside and around forest depend on forest resources. Traditional people played important role in the past in production forest. For example, Amrita Devi Bishnoi का आपने नाम सुना होगा. She sacrificed her life along with 363 other people in 1731 to protect खिरजी. खिरजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, खिरजी ट्री फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय खेजरीवाली विलेज नियर जोधपुर। जोधपुर के पास एक खेजरीवाली विलेज है, वहां पे खिजरी की एक ट्री हुआ करती थी, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना, अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान कुर्बानी कर दी, अलॉन्ग विथ करीब 350 से ज्यादा लोगों के साथ। प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। फायर, लकड़ी मिलती है जलाने के लिए, लंबर मिलते हैं, लैस मिलते हैं, हर्ब्स, हनी, fruit. And the forest department of the government owns the land and control of the forest resources. You can't just go in the forest and cut down some trees and take out the resources from forest, because there are some rules and regulations you have to follow. You can't just do all those things. So all the lands and the resources lying in forest are owned by government.
Forest department ignores local knowledge and traditional management practices of the forest. Vast tracts of the forest is converted into plantation of teak, pine, and eucalyptus, which supports tidal biodiversity. The industrialist, not dependent on forest, considerable say in forest conversion. And next we have water resources. Basic need to life is water. Most of the Indian agriculture is dependent on monsoons. Local people have adopted traditional method to conserve water एंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती थी आप इसको एक बार खुद से पढ़ लेना. इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आप एक बार रीड आउट कर लेना इसे ताकि ध्यान में रहे. इन केस देर इज द वेरी लेस चांस कि ये एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लेना इसे. एंड नेक्स्ट वी हैव कोल एंड पेट्रोलियम. दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. बर्निंग जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो विंड है, हवा है, और ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर रेडिएशंस है, ये रिन्यूएबल है. ये सूर्य की किरणें कभी खत्म नहीं होने वाली, हवा कभी चलना खत्म नहीं होगा. लेकिन ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है, दिस काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉन रिन्यूएबल. ये एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ मिलियंस, कई लाख वर्ष लग जाएंगे. इसलिए हमें हमारे पास जितने भी सोर्सेस हैं, जितने भी हमारे पास जो कोल एंड पेट्रोलियम बचे हैं, इसको हम ठीक तरीके से, मैनेज तरीके से, इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी आएंगी तो उनको भी मिल सके ये सारे रिसोर्सेस. बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जो कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं, इनके बर्न होने से, इनके कंज्यूम होने से, इनके जलने से कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, greenhouse gases such as carbon dioxide and methane. Use of coal and petroleum can be reduced by using alternative source of energy. ये जो coal and petroleum है, इनके यूज को हमने अभी बात किया था कि इसको रिड्यूस करना चाहिए सो दैट हमारे फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में उपलब्ध है. तो हम इसकी जगह पे कुछ और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को भी हम यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर हम स्विच कर सकते हैं, जो कि क्लीनर बायोफ्यूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं. सोलर पैनल लगा के हम बिजली ले सकते हैं, जो कि यूजुअली अभी कोल से बनाया जाता है, कोयले से बनाया जाता है. बहुत सारा कोयला खर्च हो जाता है उसमें, तो हम सोलर पैनल लगा के हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है. एंड एट लास्ट वी हैव सस्टेनेबल मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट. इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड बी गिवन अ प्रॉपर से. यानी कि हमारे जो स्टेक होल्डर, हमने अभी बात किया था कि बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं एक एनवायरनमेंट में, तो सबके इंटरेस्ट में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई एक किसी भी इकोसिस्टम को कोई एक, जैसे कि अगर हम इंसान हैं, हमने अपने जरूरतों के हिसाब से सारे रिसोर्सेस यूज कर लिए. फॉर एग्जांपल हमने सारे फॉरेस्ट काट दिए, तो जो बाकी के एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी. तो दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट. तो वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं होगा वहाँ पे. तो हमें इस तरीके से मैनेज करना चाहिए हर चीज़ों को, सो दैट वो सबके इंटरेस्ट में हो, सबके फायदे फायदे में हो वो काम. बेनिफिट टू ऑल द डेवलपमेंट शुड बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट शुड रीच ईच एंड every individual and all generations. So we can't just use all the coals and petroleum right now in the next 10 years and then all the फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसको कुछ कोल एंड पेट्रोलियम मिले ही ना. सो उस तरीके का डेवलपमेंट हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट. सो दैट्स ऑल फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स जो स्टेम 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं. उनके लिए साइंस में इतना ही. वो इस वीडियो को एक दो बारी देखें सो दैट उनके दिमाग में सारी बातें ठीक तरीके से समझ आ जाए. और
मैं ये कहूँगा कि आप एक दो बार इस वीडियो को देखो और जरूरत पड़े तो कुछ चीज़ों का नोट्स बना लो। सारी चीज़ें नहीं लिखनी आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके आप नोट्स बना सकते हो। जो आप भूल जाते हो, फॉर एग्जांपल आप 3R भूल जाते हो, उसमें से रिड्यूस रिसाइकल रीयूज आपको 2 ही याद रहते हैं, एक भूल जाते हो, तो आप एक दो बार ही लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप इसमें से जो जो चीज़ें आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो उसको आप लिख लो, सो दैट आप याद रखोगे। तो आपके लिए इतना ही। तो इतने से ही आप प्रिपेयर करें। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है, ऑब्वियसली आपका मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ साइंस ही साइंस के आएंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप इस पे, ये जो 4-5 चैप्टर जितने मैंने आपको बताए हैं अभी, इस पे फोकस करें। 2-3 बारी ऑब्वियसली देखें, सो दैट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो फिर मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में और आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।